इंदिरा चौक में मौजूद मासूम शाह मियां के मज़ार को रातों रात शहीद कर दिया गया। भले देश के प्रधानमंत्री हों या स्टेट के मुख्यमंत्री, लगातार आप एक बात कहते रहे कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज विकास की बात नहीं हो रही, डिमोलिशन की बात हो रही है कि डिमोलिश कर दो, मस्जिद डिमोलिश कर दी, मजार डिमोलिश कर दी। ये सरकार पहले की सरकारों के बनिस्बत कारपोरेट के हाथ की कठपुतली ज़्यादा रही और दोनों इंटेलेक्चुअल हैं। और उसके बाद इस लेवल पर बात करना डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। आदमी को अपना जो है ना आचरण और अपने काम की लकीर बड़ी करनी चाहिए। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं अनफिल्टर्ड आवाज़ के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं तराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तजिंदर सिंह विर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए एंड वेरी मोस्ट वेलकम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया खालिद भाई, आपका शुक्रिया। सर सबसे पहले तो हमारी टीम जिस तरीके से ईगरली आपका वेट कर रही थी और एक बार फिर से शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट को अपना टाइम दिया। सबसे पहला सवाल, अभी हाल ही में एक लगभग 1.5-2 महीने पहले की एक घटना है। इंदिरा चौक में मौजूद मासूम शाह मियां के मज़ार को रातों रात शहीद कर दिया गया। इस बीच आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया और आप ही एक ऐसे लीडर थे जिसने सबसे पहले उस मुद्दे पे वीडियो डाली। आप उस मुद्दे पे ये भी बोलते नजर आए कि अन्य धार्मिक स्थल भी रुद्रपुर में इस तरह मौजूद हैं जो सड़क व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किन स्थलों की बात हुई थी। दूसरी, आप इन सब कार्रवाई जो आजकल शहर में चल रही हैं, आम हो गई हैं, इन पे आपका क्या स्टैंड है और आपको क्या लगता है? अन्य धार्मिक स्थलों की बात हुई थी तो आपको लगता है कि सरकार उन पे कभी कोई स्टैंड लेगी? देखिए, आप भले देश के प्रधानमंत्री हों या स्टेट के मुख्यमंत्री हों, लगातार आप एक बात कहते रहे कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो धार्मिक संरचनाएं, इस देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है। आप किसी भी चले जाइए, किसी पीपल के नीचे या किसी रास्ते पर पेड़ के नीचे किसी की मज़ार मिल जाएगी और उन मज़ार पर खाली मुसलमान नहीं, बिल्कुल उसके अंदर तमाम धर्मों के लोग उस मज़ार को मानते हैं। बिल्कुल तमाम पीपल, तमाम और लोग आस्था है जहाँ पर, वहाँ पर दूसरे अन्य धर्मों के लोग भी जाते हैं। और उस चीज़ को आप इस देश की संस्कृति को, इस देश की धार्मिक संरचनाओं को अगर आप जो है एक नफ़रत के एजेंडे से देखेंगे तो फिर मुश्किल है। और उसी का एक निशाना मासूम शाह मियां की जो मज़ार थी, मैं मानता हूँ को एक जो पोलराइजेशन और जिस तरह से लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करने का जो एक एजेंडा है, उस एजेंडे का आधार थी। आज विकास की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल। आज डिमोलिशन की बात हो रही है कि डिमोलिश कर दो, मस्जिद डिमोलिश कर दी, मजार डिमोलिश कर दी, तमाम चीज़ें डिमोलिश और लव जिहाद, लैंड जिहाद। ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जो है आज हमें शिक्षा की ओर बात करनी चाहिए, हमें शिक्षा देनी चाहिए, हमें व्यवस्था स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसे उपलब्ध होंगी, कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा, इन चीज़ों पर कहीं डिबेट नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि जनता भी पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को लाइक और ऐसे लोगों को देखती है। जो लोग लगातार इसी डिबेट में, इस देश जिले भला जनपद की बात हो या देश की बात हो, इसी नैरेटिव पर ही वो एक जो सरकार का एजेंडा है, जो लेफ्ट राइट विंगर हैं, उन्हीं का सारा सिस्टम है। उस सिस्टम के ट्रैप में फंसकर जनता जो है असली मुद्दे पर ना आ जाए, असली सवाल ना पूछ ले, वो इसी में उलझी रहे। वो सवाल ये ना पूछ ले कि रुद्रपुर का बस अड्डा 2025 आ गई राज्य बनने के बाद, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। और मैंने 2012 के चुनाव के अंदर इशू रेज किया था। बिल्कुल। और तमाम चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें डेवलप नहीं हुई जो होनी चाहिए। उस तरफ कहीं कहीं रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अभी आप वहाँ मोर्चरी में चले जाइए, मोर्चरी के अंदर जो है आपकी परिवार, हमारे परिवार की डेड बॉडी पड़ी रहेगी, वहाँ पर फ्रीजर की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल।
कितना बड़ा काम है, ये कौन करेगा? वहाँ पर हमारी परिवार की डेड बॉडी जो है बदबू मारने लगेगी, गरीब कहाँ से लाएगा? अभी सड़क के अंदर पानी भरे हुए हैं, उधर तमाम शहर के अंदर ड्रेनेज नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, इन पर कहीं सवाल ना पूछ ले, लोग रोज़गार की बात ना कर लें, लोग शिक्षा की बात ना कर लें, लोग स्वास्थ्य की बात लें। इसलिए एक मस्जिद गिरा दो, एक मज़ार गिरा दो, और लोगों को लोग उसी ट्रैप में फंसकर जो है अपने उसी एजेंडे पर लगे रहें। ये सब एक एजेंडा है, और मैं समझता हूँ कि इस पर ऐसे लोगों को नकारना चाहिए, कोई भी हों। बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगा? शिक्षा दे दो, लोग अपने आप सब जान जाएंगे। लेकिन जिस दिन शिक्षा लोग ले लेंगे, जिस दिन जानकार हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, पता है कि उस दिन लोग जो है झूठी आस्था पे विश्वास करना बंद कर देंगे। जिस तरीके से अभी हेट स्पीचेस की बात हो रही थी, एक ट्रेंड में आ गया है कि किसी भी एक व्यक्ति विशेष के, एक समुदाय के खिलाफ हेट स्पीचेस दो और उससे एक नेता का चेहरा भी बन के सामने आ जाता है। तो क्या ये शॉर्टकट बन चुका है पॉलिटिकली अपने आप को बेनिफिट्स देने के लिए? और ख़ास तौर पे इस तरह की हेट स्पीचेस से रुद्रपुर या उत्तराखंड की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, हेट स्पीच के लिए मैं कहता हूँ कि आप उस लीडर को तो दोषी है, वो लीडर तो कोई भी व्यक्ति है, वो अपने किस तरह से उसको बेनिफिट जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अगर है तो आज के उस मीडिया का, सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, क्योंकि आज बहुत सारा मीडिया है और फोर्थ पिलर है। फोर्थ पिलर का एक ड्यूटी बनती है कि ऐसी हेट स्पीच को कैसे उसे सेंसर करे, बिल्कुल, और किस तरह से उस चीज़ों को जो नेगेटिव हैं उनको दिखाना बंद करे, उनको निगलेक्ट करे। और किस तरह से तमाम घटनाओं के अंदर मैंने देखा है कि ये तमाम जो सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो एक तरफा चला रहे हैं। मतलब किसी भी घटना के दोनों पहलुओं को जाने बिना बिल्कुल उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी घटना है, उसके दोनों पहलू, उसके सारे पहलुओं पर उसका क्या दूसरा पक्ष है। मैं लगातार कहता रहा हूँ कि तमाम घटनाएं यहाँ हुई हैं। अभी एक रुद्रपुर के अंदर घटना थी, और बड़ी घटना थी, जहाँ पहाड़गंज के अंदर डिमोलिश किया गया। वहीं एक फाजिलपुर महरौला के अंदर एक मकान डिमोलिश किया गया, और मीडिया वहाँ पर अपनी रीच और अपने फॉलोअर और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सिर्फ एक तरफा एजेंडा के देखिए शेयर किए। मैं लगातार वो अपना चिल्ला कर, बिल्कुल बिल्कुल, कि किस तरह से पता नहीं है, लेकिन उसका दूसरा पहलू, कि उसका दूसरा पहलू क्या है, क्यों तोड़ा है, इसका स्टेटस क्या है, इस सारी चीज़ों को मीडिया नहीं देख रहा। और मीडिया सिर्फ और कैसे टीआरपी बढ़नी है, कैसे हमारा जो है फॉलोवर बढ़ जाएं, कैसे मैं जो है चलूँ, ये चीज़ें भी एक उस हेट स्पीच या बाकी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। इनको भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। फोर्थ पिलर है, और फोर्थ पिलर का काम है कि हेट स्पीच को सेंसर होना चाहिए सरकार की ओर से भी। और ये जो रुद्रपुर के अंदर चल रहा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, और दो, एक एक्स और एक स्टैंडिंग चेयर में विधायक हैं, हाँ, और दोनों इंटेलेक्चुअल हैं। दोनों का जो है अच्छा खासा 2-3 डिग्री हैं। और उसके बाद इस लेवल पर बात करना, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। आदमी को अपना जो है ना आचरण और अपने काम की लकीर बड़ी करनी चाहिए, बिल्कुल, ना कि नेगेटिव एजेंडा चलाकर। नेगेटिव एजेंडा, आप बहुत प्रो नेगेटिव किसी वर्क के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एक्सपेरिमेंट और लेक्चर दोगे, तो वो ऐसा लीडर बहुत लॉन्ग टर्म लीडर नहीं बन सकता। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों की वाहवाही, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों के तालियां बजवा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी जो है, आपका पॉलिसी, आपका डेवलपमेंट, आपकी भाषा, आपका बोलचाल, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें काउंट करती है जनता। और ये लॉन्ग टर्म अगर आपने अपने आप को एक इस्टेब्लिश लीडर के रूप में अगर आप जनता के बीच में जाना चाहते हो, तो आपको सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। ये चीज़ें बहुत छोटे लेवल के नेता और बहुत छोटे स्तर के नेताओं का स्तर होता है। बिल्कुल, जो इस दो टाइम के विधायक या फर्स्ट टाइम के एक सीए हैं और एक ट्रिपल एमए हैं, और उस तरह से उनकी जो भाषा शैली है
और उस भाषा शैली को लोग भी अप्रिशिएट जो करते हैं, मैं उनको भी समझता हूँ कि वो बराबर के शरीक हैं। किसी का घर उजड़ते हुए ताली नहीं मारनी चाहिए। अगर हम उसके दुख में शरीक नहीं हो सकते तो उसके उजड़े हुए घर को देखकर हम ताली ये ठाका नहीं लगा सकते। आज अगर जो नैरेटिव है, जो सिस्टम है, जो चीज़ें चल रही हैं रुद्रपुर के अंदर, ये रुद्रपुर को पीछे लेके जाएंगी। बिल्कुल, और ये लेके जा रही रुद्रपुर के है। डेवलपमेंट के लिए पार्ट नहीं है। रुद्रपुर के डेवलपमेंट को, उत्तराखंड के डेवलपमेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो लोगों को अपनी जो सोच है वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक। मेरा मानना है, मेरा अपनी ज़िंदगी का अनुभव है कि मैं कभी भी ऐसी इस तरह से उन बातों को नहीं करते कि जो जिसके लिए कल को हमें अपना मुँह छिपाना पड़ेगा। कल को राजनीतिक लोग हैं, ये तमाम आज इधर हैं कल उधर हैं। मैं चाहूँगा कि आज जो लोग इतना जहर उगल रहे हैं, कल को अगर उन्हीं जगह पर जाकर उनको बोलना पड़े तो फिर किस जुबान से बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब डेवलपमेंट के लिए या शांति के लिए या एकता के लिए, भाईचारे के लिए, सबसे बड़ा आपसी जो भाईचारा है, ये डेवलपमेंट का सबसे पहला हिस्सा है। आप नफरत कर विकास नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अब तो हमारी भी एंट्री हो ही गई है मीडिया में, तो आप जैसे कि हमारे साथ मौजूद ही हैं, हम बाकी भी इस शहर के सारे बड़े नेताओं को एक अपना निमंत्रण देंगे और बोलेंगे कि एक बार हमारे साथ भी आके हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो वहाँ पे थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन मीडिया का आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही जिम्मेदारी बनती है। मीडिया का बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा है। अगर मीडिया सही हो जाए आज, तो ये सारे नेता, सारे जितने लोग ये डिस्क्रिमिनेशन या चार चीज़ें हैं, सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ लोग इसे आज व्यवसाय के रूप में मीडिया को अपना रहे हैं। व्यवसाय करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अपने से आज अगर सोशल मीडिया पे लोग, बहुत बड़े चेहरे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं अगर नाम लूँगा 2-4 लोग, तो बहुत बड़े उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। बिल्कुल। साक्षी जोशी हों, अजीत अंजुम हों, या रवीश जी बड़ा नाम है, तमाम ऐसे लोग हैं वायर के, जो जिन्होंने अपने आप को देश के इन लोगों की जमात से बाहर निकल कर आकर एक सच को सामने लेकर गए। आज ये नहीं है कि सच सुनने वाले लोग नहीं हैं, सच को भी लाइक करने वाले आपके लोग हैं, सही बात को लाइक करने वाले लोग हैं, लेकिन सच और भरोसा स्थापित करने वाला आज वो इन्फ्लुएंसर हो या सोशल मीडिया पे या पॉडकास्ट करने वाला व्यक्ति हो, उसको अपने आप को पहले अपने भरोसा, अपना विश्वास लोगों के बीच में पैदा करना पड़ेगा कि लोग कहें कि ये व्यक्ति जो बात कह रहा है, ये व्यक्ति जो दिखाएगा ये सही दिखाएगा और इसकी बात में जो है कम से कम सत्यता है। आज यूट्यूब पर अगर आप चले जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ, तो तमाम 90% उसके अंदर ऊपर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है और दिखाया कुछ जाता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये जो सच्चाई है उससे बहुत कोसों दूर लेके जा रहा है। ये आज अगर सोशल मीडिया कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, नॉलेज हमें इससे मिल रही है, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं, जिससे लोग जो है लोगों के अंदर नफरत भी बोई जा रही है। तो ये चीज़ों के ऊपर भी मेरा मानना है कि ये एक पार्ट है। और ये आप जैसे नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मीडिया के अंदर हैं, उनको धैर्य रखना चाहिए और समय के साथ सच, एक ऐसी जमात अगर जिस दिन खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे लोग जो आज तो पेड हैं, लगभग एक ट्रोल टीम है, एक आईटी सेल है पूरा, और उनके पीछे कुछ लोग काम करते हैं और ट्रोलिंग करते हैं और वो जो है एक सिस्टम के हिस्सा बनकर सारी चीज़ें चलाती है। तो उसके खिलाफ अगर कुछ लोग खड़े होंगे, उनको सारा कुछ झेलना पड़ेगा, उन पे मुकदमे भी लगेंगे, उनको जो है उनके ऊपर तमाम कार्रवाइयाँ भी होंगी, लेकिन वो तमाम चीज़ों को आप जैसे तमाम युवाओं को उनको फेस करना पड़ेगा। एक बड़ा ही अहम सवाल सर, उत्तराखंड में यूसीसी बिल लाया गया और इसकी बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग हुई कि हम देश के पहले ऐसे हैं जो यूसीसी बिल लाए, लेकिन मेरी नॉलेज के तहत शायद ये सच नहीं है। गोवा में आई थिंक हमसे पहले यूसीसी बिल आया था, मार्केटिंग यहाँ की बहुत बड़ी लेवल पे हुई। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक सवाल सीधा सा कि यूसीसी बिल पे आपका क्या स्टैंड है सर? देखिए, ये हमने तो पूरे देश के अंदर इस पर मेरे हिसाब से शायद लोगों की राय भी ली गई, और इस यूसीसी आप अगर करने जा रहे हो तो तमाम चीज़ें और हैं इसके अंदर, तमाम ऐसे हमारे अंदर देश के अंदर तमाम जातियां हैं, जातियों के अंदर तमाम वर्ग हैं,
है ना। जैसे हिंदू है, हिंदू के अंदर बनिया है, बनिया के अंदर भी तमाम उपजातियां हैं, दलितों के अंदर तमाम उपजातियां हैं। तो उन तमाम चीज़ों के अंदर मैं समझता हूँ कि यूसीसी लाने से ये खाली एक इम्पैक्ट जो है एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरे कई लोगों के इससे दिक्कतें भी हैं। बिल्कुल। उन दिक्कतों को पहले एक बार जो है कम से कम व्यवहारिक रूप से देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। हाँ। वेरीफाई करना चाहिए था। तमाम जो विद्वानों की राय आई है, और ये तो मैं जानता हूँ कि अगर देश का संविधान है और देश के संविधान के अंदर हर चीज़ व्यवस्था है, हर चीज़ उसके अंदर जो है संशोधन हुए हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो संविधान से अगर हटकर एक नई चीज़ को आप तो संविधान के अंदर भी तमाम अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप तो तमाम चीज़ें ऐसी लेकर आ रहे हैं कानून के अंदर। अभी मैं देख रहा था कि उसके अंदर सोशलिज्म और एक दो वर्ड को हटाने की बात कही गई है उसके प्रेम्बल से। तो प्रेम्बल पे ही कहीं ना कहीं जो है ऑब्जेक्शन है। तो ये वही लोग हैं जो यूसीसी के माध्यम से एक जो है लोगों के अंदर जो क्लास में जो है बांटने का काम किया है। मैं समझता हूँ इससे कोई ज़्यादा लोगों के अंदर इसका अहमियत और इसका प्रभाव मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा होगा। ये बात बहुत सही है। मैं समझता हूँ सर कि ये जो बहुत सारा विवाद हो रहा है, आंदोलन किए जा रहे हैं या फिर लोग अगेंस्ट में हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मान लो हमने ट्रक वालों के खिलाफ अगर लॉ बनाया तो ट्रक वालों से पूछा ही नहीं, किसान के खिलाफ लॉ बनाया, किसान से पूछा ही नहीं। तो ये सरकार बिना डिस्कशन और बिना चीज़ों को वेरीफाई करे राय लिए जो लॉ बना रही है, मेरे हिसाब से इसी वजह से उसका आउटकम इस तरह आ रहा है। दो बड़े अहम सवाल जो आपसे लोगों ने पूछे हैं इसमें सर, एक बात जैसे कि हमने देखी है कि किस तरह ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए या फिर ड्यूरिंग द किसान आंदोलन भी क्या रवैया सरकार का रहा, और किस तरीके से इस पूरी की पूरी कम्युनिटी को भी बदनाम एक तरीके से किया गया। किसी ने बोला कि ये हिंदुस्तानी ही नहीं है, किसी ने कुछ बोला। इसके तहत जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो कम्युनिटी पे साफ पता लगता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेटअप हुए हैं और ये कम्युनिटी भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहचानती है और हर जगहों पे इस चीज़ का, जैसे कि आपने बोला कि 2024 में भी एक किसानों की वजह से एक बड़ा चेंजेस आया और उसमें हमारी कम्युनिटी भी थी, सिख कम्युनिटी थी। लेकिन जब हम एक लोकल पॉलिटिक्स में घुसते हैं, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़े लेवल पे जो सिख कम्युनिटी है वो है, और ये कॉलेज से भी शुरू होता है, ये लोकल पॉलिटिक्स से भी शुरू होता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? ये सच है, वाकई में ऐसा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है आरएसएस, और जो उनका पार्टी का कैडर है या उनकी जो नीति है या पॉलिसीज हैं, हम उन चीज़ों को लेके हमारे कुछ मतभेद हैं। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर से हमारा तमाम उसके अंदर तर्क से हम सवाल और बहस डिबेट करने के तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए हमें अपने साथ जोड़ना चाहती है। उत्तराखंड के अंदर एग्जाम्पल है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक सिख हमारे हरभजन सिंह चीमा 4 बार के विधायक रहे। आपने क्यों कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया उन्हें? आप कैबिनेट में बिठाते। आपके उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा 1984 से उसे डिमोलिश कर दिया। तमाम आंदोलन हुए, तमाम बार प्रोटेस्ट हुआ कि हमें ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा जो डिमोलिश किया 84 के अंदर वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन सरकार मानने को सिर्फ आश्वासन है। तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे अंदर शक और हमारे अंदर ये चीज़ पैदा करते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं जो है सरकार हमें चेहरे दिखाना चाहती है। हमारे असली जो मसलात हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर सरकार बैठकर बात करना नहीं चाहती। अगर हमें सच में इस देश के सिखों को साथ में लगाना चाहती है तो फिर सिख रेजिमेंट 26 जनवरी की परेड से बाहर नहीं की जा सकती थी। तमाम बड़े चीज़ें हैं, बड़ी घटनाएं हैं, जिन घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी से ना इत्तेफाक हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमने देखा है कि सिख भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें नज़र आते हैं। लोकल पॉलिटिक्स की बात करें, लोकल पॉलिटिक्स में आपने कहा हो या जहाँ भी कहा हो, क्योंकि आम व्यक्ति जो है वो इस समय उन ताकतों के साथ लड़ नहीं सकता। तमाम उसके अपने निजी इश्यूज होते हैं, तो उन इश्यूज को और समय के हालातों को देखकर मैं लगता हूँ कुछ लोग खड़े हो नज़र आते होंगे
लेकिन अगर वोट की बात करें तो इसी उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस की 5 सीटें आई हैं, पहली बार 9 में से 5 आई हैं। नहीं तो 2002 से लेकर आज तक 5 सीटें कांग्रेस नहीं जीती। अगर यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होता, अगर वोट में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि बड़ा मिनी पंजाब है, तो सवाल वहाँ है कि हमारा ये लोग हमारी जो है कहीं ना कहीं किसानी आंदोलन का प्रभाव आप मानिए इम्पैक्ट, या कम्युनिटी का इम्पैक्ट मानिए, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि इस समय ताकत है, तो ताकत के साथ कुछ लोग हो सकता है समय के अनुसार कुछ लोग खड़े नज़र आ जाएं, लेकिन जाती तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो लगातार हमने सिख कम्युनिटी को सिर्फ इस्तेमाल दिखाना और उसे जो है पेश करना, लेकिन कहीं अहम उस पर, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया, तो प्रधानमंत्री तो कांग्रेस की सरकार में बने, हमारे सबसे बड़े एयरफोर्स आर्मी के चीफ विक्रम सिंह कांग्रेस की सरकार में बने, हमारे ज्ञानी जैल सिंह इस देश के राष्ट्रपति कांग्रेस की सरकार में बने, इस देश के सबसे बड़े वित्त के जो हैं आलूवालिया साहब हमारी कांग्रेस की सरकार में बने। तो तमाम ये समय समय पर हमारी कम्युनिटी ने अपनी योग्यता, अपने पुरुषार्थ और अपने जो शहादतें हैं देश के लिए, अपनी जो उसकी देश के प्रति उसका जो जुड़ाव है, उसकी वजह से उन्होंने अपना स्थान लिया है। लेकिन सवाल ये है कि आज आपका एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का है, उस हिंदुत्व के एजेंडे में हम शामिल नहीं होते, उस एजेंडे में हम फिट नहीं बैठते। तमाम घटनाएं हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर लीडर हैं, हम तमाम सवाल करते हैं कि आप जो है कम से कम इन चीज़ों को तो आप जो है समाधान कराइए। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में चाहती है सिखों को साथ लगाना, तो तमाम हमारे मसले हैं जिन मसलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुप है, हमें शामिल साथ में सहभागिता नहीं देना चाहती। दो बड़े क्विक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, जो कि एक तो मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है। देश के अंदर यूथ पॉलिटिक्स का क्या योगदान है सर, और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में यूथ का पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होना, पॉलिटिकली यूथ का एक्टिव होना और उसमें शामिल होना भरपूर तरीके? यूथ आज समय की ज़रूरत है, और ये एग्जांपल आपको मैं दिखा दूं कि अगर जो माहौल है जो देश के अंदर इस समय नफ़रत, मारो भीड़ तंत्र, और जिस तरह से लोगों के अंदर एक दूसरे को पहचान के आधार पर, उसकी ज़ुबान के आधार पर लोगों के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत चल रही है, उस दौर के अंदर आज का युवा जो है पढ़ा लिखा, वो इस चीज़ को समझता है। और आपने 2024 के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा कि भारतीय समाजवादी पार्टी के अंदर तमाम ऐसे युवा चेहरा जो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे। मैं आपको बता दूं कि अभी एक प्रिया सरोज जो मछली शहर से सांसद चुनकर आई, और एक शामली से इकरा हसन जो लंदन से LLM करके आई, और जो बहुत बड़े उन्होंने अपने है ना, तमाम ऐसे चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम जो बड़े बड़े जिनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था, वो स्टडी में या अपने मास्टर डिग्री की उन्होंने, तमाम लोगों ने, वो लोग जो है जीत कर आए हैं। लोगों ने भी उनको जो है कहीं ना कहीं अपना जो है समर्थन दिया है। बिल्कुल। ये इस देश के जो अंदर जो सिस्टम है, जो पुराना परंपरागत करप्शन का और नफ़रत का, और जो उस सिस्टम के खिलाफ लोगों का एक नज़रिया, लोगों का एटीट्यूड है, वो इस चीज़ को साबित करता है कि लोग जो है वो इस देश के पढ़े लिखे युवाओं की ओर देखना चाहते हैं। क्योंकि आज जो टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी है, नया सिस्टम है, उस नई टेक्नोलॉजी, नए ज़माने के सिस्टम के अंदर नए ज़माने के युवा को ही कहीं ना कहीं इस चीज़ों को, सबको, इस देश की डेवलपमेंट को, इस देश की ग्रोथ, इस देश के स्ट्रक्चर को अगर कोई बेहतर समझ सकता है तो नए ज़माने का नौजवान ही समझ सकता है। हम उन परंपरागत पुरानी सिस्टम को, आज से 40 साल पुराने जो सिस्टम है एजुकेशन का, उस सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम से आज के एजुकेशन सिस्टम को नहीं जोड़ सकते। आज कंप्यूटर का युग है, आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले कंप्यूटर का युग नहीं था। जो पुराने हमारे सीनियर लीडर हैं तमाम हैं, तो आज अगर हम, आज का सांसद, आज का विधायक, आज का अगर IAS कंप्यूटर को नहीं समझेगा, आज की टेक्नोलॉजी से नहीं चलेगा, आज आईफोन है, आज ईमेल का ज़माना है, आज व्हाट्सएप का ज़माना है, आज
जो है इंस्टाग्राम चल रही है, आज ट्विटर चल रहा है। तो इस चीज़ों को अगर लेकर चलने वाला हमारा जो लीडर है या हमारा जो हमारा लीड करने वाला सांसद विधायक है, तो वो अगर उसी 85 और 90 के दौर का है, तो कैसे जो है इन चीज़ों को समझेगा। सर जैसा कि आपकी लोकप्रियता से सब वाकिफ़ हैं, और नो डाउट आपके पास भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, लेकिन पॉलिटिकली करियर की बात करें तो समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी क्यों, हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ा और हमने नेताजी के संघर्षों को देखा। ये एक सेकुलरिज्म और जिस तरह से सोच नेताजी की थी, और उसके बाद अखिलेश यादव का जो एक प्रोग्रेसिव सोच है जो नए ज़माने की, भले वो विदेश से पढ़कर आए, लेकिन आज वो एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी जिस तरह से एक बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़े ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके अंदर विज़न है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा युवाओं का कोई प्रेरणा और सबसे ज़्यादा युवा अगर किसी फैन फॉलोइंग है हिंदुस्तान नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो अखिलेश यादव हैं। नो डाउट। जितने वोकल हैं वो, जितने उनको नॉलेज है, जितनी उनकी सोच है, जितने काम उन्होंने 2012 से लेकर 2017 के अंदर जो उन्होंने एक मॉडल के रूप में दिए, बिल्कुल वो एग्जाम्पल एक था, एग्जाम्पलरी थे। और उनको जो है उन्होंने एक पूरे देश को दिया कि किस तरह से एक जो है इस देश की इकोनॉमी को, इस देश की ग्रोथ को, इस देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं। सारी चीज़ों ने इस देश के नौजवानों के एक रोल मॉडल अखिलेश यादव बने। तो समाजवादी पार्टी जो है, इसलिए हम, क्योंकि वो किसान की बात करती है, युवाओं की बात करती है, महिलाओं की बात करती है और सबकी बराबरी की बात करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ हम विचारधारा के साथ हैं और उस सोच के साथ हैं जो सबको बराबरी का हक देती है। एक लास्ट सवाल सर, आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा एक्सपोज़र है, आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंसेस हैं, आपने देखे हैं, आप बहुत बड़े आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, आपने खुद की जान तक की बाजी लगाई है कुछ जगहों पे, तो जाहिर सी बात है इंस्पिरेशन तो आपने लाखों लोगों से ली होगी, और आप उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बनना। तो आपकी पूरी ज़िंदगी के तजुर्बे को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं, तो आज के यूथ के लिए सर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि यूथ जो है इस समय आज का, जो आज सिर्फ कहीं ना कहीं उसने अपनी जीवन को सिर्फ पैसा एक हिस्सा बना लिया। जी। पैसा ज़रूरत है, लेकिन पैसे के साथ आपको, हमें अगर बहुत हम हमारी स्टडी, पढ़ना लिखना, सबसे पहले कि आज के युवा को अपनी अगर स्टडी है तो उसे ईमानदारी से करना चाहिए। और युवा को आज ज़रूरी नहीं है कि एक सिर्फ जो है उसका लक्ष्य जॉब करना, उसे बिजनेस में भी आना चाहिए, उसे पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। अगर इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान युवा इस देश की सेवा, अगर देश से अगर लगाव सकता है और चाहता है कि मैं देशभक्त हूँ, मैं देश से मेरा जुड़ाव है, तो फिर देश के ऐसे कठिन समय के अंदर उसे देश के साथ, देश के राजनीति के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। अगर देश के अंदर आज बदलाव लाना है तो ये देश का युवा ला सकता है, और वो देश के युवा की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को भी इस देश के युवा को बखूबी अपने परिवार की तरह निभाना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारा इस देश के युवाओं के लिए एक संदेश है कि जहां हम परिवार को अपना हिस्सा मानते हैं, वहां देश भी हमारा हिस्सा है। तो इससे हम भाग नहीं सकते, इससे हम नज़र नहीं चुरा सकते। इससे ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसका हिस्सा बने, और इस देश के बचाने के लिए भी हमें आगे आना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। सर, आप अनफिल्टर्ड आवाज़ शो में आए, और अनफिल्टर्ड आवाज़ में एक बहुत ही शानदार आपका इंटरव्यू रहा। हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें सब्सक्राइब करें। नहीं, मैं बिल्कुल, खालिद भाई, मैं आपको जानता हूँ, आप को मैंने एक दो आंदोलनों के अंदर देखा, बिल्कुल, और आपको मैंने देखा कि आप दिल्ली से हायर एजुकेशन लेकर आए हैं, और दिल्ली के बाद आप रुद्रपुर के अंदर आपका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, एक अच्छे परिवार से हैं, आपके पिताजी जाहिद रजा साहब, और आप दिल्ली से आने के बाद जब यहाँ पे एक अनफिल्टर्ड आवाज़ को जो है, जो एक पॉडकास्ट है, और जब दिल्ली से पढ़ा लिखा लड़का आकर ऐसी जगह पर एक लोगों की आवाज़ बनेगा, लोगों की बात को लेकर जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग इस समय फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ और जो एक
नैरेटिव चलाते हैं उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल होगा। हाँ। तो मैं मानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप एक बेहतर सच और असलियत और लोगों के जो लोग वास्तव में इस देश के अंदर असलियत को जानना चाहते हैं, उन तक उन बातों को लेकर आप जाएंगे। और उम्मीद है कि लोग बड़ी स्तर पर ऐसे लोगों के आज जिस तरह से एक लोग क्वालिटी पसंद करते हैं, भले कहीं मार्केट सब्जी मंडी में जाते हैं तो वो कोशिश होती है कि अच्छा मुझे स्वच्छ बिना दवा डाला, बिना उसके पेस्टिसाइड के एक सब्जी मुझे मिल जाए, फल मिल जाए। उसी तरह आज भी इस सोशल मीडिया पर भी लोगों को एक उनके अंदर लालसा है कि एक व्यक्ति को ऐसा हो, क्योंकि एक आम धारणा बन चुकी है कि सब झूठ है, सब फेक है, क्या देखना है। लेकिन उसके बीच में हमें सच लेकर जाना पड़ेगा। और उसके अंदर सच में लोग हैं, तमाम लोग हैं जो सच को लेकर आ रहे हैं और जिन्होंने इस देश के अंदर उस सच को दिखाया है और उनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर हैं। तो मैं मानता हूं खालिद भाई, आप भी जरूर जो है इस पूरे कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मेरी अपील है कि एक नौजवान साथी है और एक अच्छी सोच का व्यक्ति है, और इस अनफिल्टर आवाज़ को हमें सब्सक्राइब भी करना चाहिए और अपने साथियों को भी जो है इसके लिए हमें अप्रोच करना चाहिए और कोऑपरेट भी करना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग ऐसी सच को और अच्छी बातों को हमारे तक लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ द शो। अनफिल्टर्ड आवाज़ ने एक बड़ा फेमस अंग्रेजी वर्ड है बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट में कुछ लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, तो उसमें से आज बकेट लिस्ट का एक जो टिक मार के वो हमने लगा दिया। एक गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आपको बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे और बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारे आंदोलन के बारे में जो छुपी चीज़ें थीं जिससे एक आम व्यक्ति रूबरू नहीं था, एक ऐसा शख्स रूबरू नहीं था जो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं होता है। और उन सब सवालों पे हमारे मोस्ट वेलकम गेस्ट बिल्कुल खरे उतरे और ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी था। तो ये था एंड ऑफ द शो। मैं सर का इसी बात से, इसी शेर से थैंक यू कहना चाहूँगा कि हज़ारों बर्फ़ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेगा जो फूल खिलना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू खालिद भाई, बहुत बहुत आपका।